मैडम लियू ने अब कुछ नहीं छुपाया। कुछ मिनट्स बाद जब ग्रैंडमा ने पूरी बात सुन ली तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। किस्मत का खेल है, शायद इन दोनों बच्चों की किस्मत में एक साथ रहना नहीं लिखा था। जब ग्रैंडमा नीचे आई तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। लियू हस्बैंड और वाइफ दोनों सोफा पर बैठे इंतजार कर रहे थे। ग्रैंडमा को नीचे आते देख दोनों खड़े हो गए। यानलिन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ग्रैंडमा, मुझे बाओ शोमिंग से मिलना है, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। ग्रैंडमा ने ठंडेपन से कहा, बाओ शोमिंग तुमसे नहीं मिलना चाहता, वो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। ये बात दोबारा सुनकर यानलिन ने अपने मुट्ठियां कस ली और काफी देर तक चुप रही। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, तो आप मुझे उससे नहीं मिलने देंगी, है ना? ग्रैंडमा की भौहें तन गईं। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें माननी पड़ेगी। यानलिन के होंठ हल्के से हिले, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने कब कहा कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, लेकिन मैं उसके सामने खड़े होकर अपनी गलती मानना चाहती हूँ। ग्रैंडमा ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें यह भी तो देखना होगा कि क्या वो इंसान तुम्हें मौका देना चाहता है या नहीं, या फिर तुम बस हमेशा उससे जबरदस्ती ही करती रहोगी। ये बात यानलिन को किसी तीर की तरह चुभी। वो हमेशा से बाओ शोमिंग पर अपना हक जताती आई थी। उसे लगता था कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। ग्रैंडमा आगे आईं और अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर जोर से मारा। लियू हस्बैंड और वाइफ दोनों चौंककर चिल्लाए, लेकिन ग्रैंडमा ने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा और सख्त आवाज में कहा, अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो इसकी एक टांग तोड़ देते। ये सुनकर उन दोनों पति पत्नी को तुरंत ग्रैंडपा लियू के कड़े तरीके और उनके गुस्से की याद आ गई और वो चुप हो गए। ग्रैंडमा ने यानलिन को 10 से ज्यादा बार छड़ी से मारा। यानलिन अपनी पीठ एकदम सीधी रखे रही। उसके मुंह से दर्द की एक आवाज तक नहीं निकली। उसने सब सह लिया। मैं तुम्हें मार रही हूं क्योंकि तुमने अपने परिवार का सम्मान नहीं किया। 7 कदमों के बाद यानलिन आखिर में खड़ी हो गई। पूरी रात घुटनों के बल बैठने की वजह से उसके घुटने सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और ठंडी आवाज में एक एक शब्द चबाते हुए बोली, आप लोग मुझे उससे मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं मरते दम तक डिवोर्स नहीं दूंगी। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चली गई। अब उसके अंदर वो पहले वाला गुरूर नहीं बचा था। सोंग याओजी को यानलिन की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो सुबह से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। यानलिन को बाहर आते देख वो तुरंत उसे सहारा देने के लिए भागी। बॉस यानलिन, आप ठीक तो हैं? उसने यानलिन को गाड़ी में बिठाया। यानलिन ने ओल्ड मैंशन को एक गहरी नजर से देखा। चू चैन और बाओ युन स्वैन पर नजर रखो। सोंग याओजी ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस। यानलिन ने अपनी आंखें बंद की और सीट पर पीछे टिक गई। ग्रेवयार्ड चलो। 1 घंटे बाद हम ग्रेवयार्ड पहुंच गए। यानलिन उस नई बनी कब्र को और उस पर रखे फूलों को देखकर धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। सोंग याओजी चुपचाप उसके पास खड़ी रही। यानलिन ने कब्र के पत्थर पर लगी फोटो को उदास नजरों से देखा। ग्रैंडपा बाओ, मैंने आपको धोखा दिया। लियू यानरान ने बताया कि आपने मेरी और ईटो चेंग की फोटो देख ली थी। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से आपकी जान गई है और मैं जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं सकती। ये बात कहने के बाद यानलिन बस चुपचाप कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रही। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। सोंग याओजी ने झिझकते हुए कहा, बॉस यानलिन। यानलिन ने कब्र के सामने 3 बार सिर झुकाया और फिर खड़ी हो गई। उसने फोटो को एक आखिरी गहरी नजर से देखा और वहां से चली गई। असिस्टेंट सोंग याओजी ने भी कब्र के सामने बाव किया और उसके पीछे चल दी। वो यानलिन की सीधी पीठ देख रही थी, लेकिन फिर भी उसमें एक गहरा अकेलापन झलक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। ये सब कैसे हो गया? सब कुछ तो इतनी अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। असिस्टेंट ने एक नजर यानलिन की पीठ पर डाली और फोन उठा लिया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ शाओ श्वांग की आवाज थी। स्पेशल असिस्टेंट सोंग, मुझे सच में मिस्टर ईटो के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। बॉस यानलिन मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगी ना? सोंग याओजी ने कहा, बस तुम सच सच बता दो। शाओ श्वांग थोड़ी देर चुप रही और फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं बताती हूँ। सोंग याओजी ने फोन यानलिन को दे दिया। बॉस यानलिन, शाओ श्वांग कॉल पर है। यानलिन ने फोन पकड़ा। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। बोलो। शाओ श्वांग फोन के उस पार से भी यानलिन के खतरनाक ऑरा को फील कर पा रही थी, इसलिए वो हकलाते हुए बोली, बॉस यानलिन, मुझे भी अभी पता चला है कि ईटो चेंग के पैर में कोई चोट नहीं लगी थी। ना उसे कोई फ्रैक्चर हुआ है और ना ही उसकी कोई सर्जरी हुई है। ईटो चेंग ने लोकल डॉक्टर को रिश्वत दी थी। मेरे पास वो फोटोज भी हैं और सच तो ये है कि ईटो चेंग ने ही मुझसे वो फोटोज खींचने को कहा था। यानलिन ने फोन को कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। कॉल खत्म होने के बाद शाओ श्वांग ने काफी देर तक खुद को शांत किया और फिर हॉस्पिटल रूम में गई। वहां उसने देखा कि ईटो चैंग अपने डॉक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके कानों में अभी भी यानलिन के वो बेरुखी भरे और बेरहम शब्द गूंज रहे थे। अगर वो स्टेज पर नहीं जाना चाहता तो उसे आगे से कभी डांस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाओ श्वांग एक समझदार लड़की थी। वो यानलिन की बात का मतलब कैसे नहीं समझती। शाओ श्वांग ने अपने फोन को कसकर पकड़ा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ठीक किया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ईटो चैंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ, तुम कौन सा खाना पसंद करोगे? ईटो चैंग ने उसकी तरफ देखा और यूं ही कह दिया, मेलन दे दो। शाओ श्वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ईटो चैंग। सोंग याओजी गाड़ी चला रही थी। उसने भी ये बात साफ साफ सुनी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। बॉस यानलिन,
अब हम कहाँ चलेंगे? यानलिन थोड़ी थकी हुई लग रही। उसने खिड़की के बाहर देखा। बाओ कंपनी चलो। असिस्टेंट सोंग याओजी को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। अगर मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढना है तो इन्हीं लोगों से कोई रास्ता निकल सकता है, और वैसे भी ग्रैंडपा बाओ के गुजरने की खबर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई थी, इसलिए बाहर की दुनिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। हुआ शिंग ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर बाहर आ रहा था। उसे साइन करवाने के लिए बाओ युनश्वान के पास जाना था। तभी उसका सामना एलिवेटर से निकलती हुई यानलिन से हो गया। हुआ शिंग ने अपनी भौएं उठाई। वो जानता था कि वो यानलिन को रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसने हाथ से इशारा करते हुए उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। यानलिन ने हल्के से सिर हिलाकर उसे एक्नॉलेज किया और सीधे बाओ युनश्वान के ऑफिस की तरफ चल दी। हुआ शिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने नोटिस किया कि यानलिन के कपड़ों पर बहुत सिलवटें थी। उसकी टाई भी टेढ़ी थी और आंखें गहरी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉस यानलिन का कल का दिन बहुत ही बुरा बीता था। बाओ युनश्वान को लगा था कि अंदर हो शिंग आ रहा है। यानलिन को देखकर उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। बॉस यानलिन, आप इतनी बिजी इंसान हैं, आप कभी नजर नहीं आती। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? पास खड़ी असिस्टेंट सोंग याओजी ने बाओ युनश्वान की तरफ देखा। उसकी बातों में बहुत ताना भरा था। यानलिन ने उसे घूरते हुए कहा, बाओ शोमिंग कहाँ है? बॉस यानलिन, उन्हें मैडम लियू ने अरेंज किया है। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं आपको नहीं बताती। सोंग याओजी ने अपनी भौवें सिकोड़ी। वो आखिर खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बॉस बाओ, हमारी बॉस यानलिन और मिस्टर बाओ शोमिंग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारी बॉस यानलिन ऐसी नहीं है। यानलिन ने हाथ उठाकर उसे चुप करवाया। आगे जो भी बात होगी मैं खुद उसे पर्सनली एक्सप्लेन करूंगी। भले ही वो मुझे डिवोर्स देना चाहता हो, उसे मेरी सफाई सुननी पड़ेगी। मैं ये बात उसके खुद के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बाओ युनश्वान अपनी चेयर पर बैठी रही। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि अब इस बात की कोई जरूरत है। बाओ युनश्वान, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। बाओ युनश्वान का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। वो अपनी जगह से उठी और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। बॉस यानलिन, मैंने आपको पहले भी कई बार रिमाइंड करवाया था, यहाँ तक कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कीजिए। यानलिन का गला सूखा हुआ लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। असिस्टेंट सोंग याओजी ने ये सब देखा तो वो फिर से खुद को रोक नहीं पाई और यानलिन के बचाव में बोल पड़ी, बॉस बाओ, हमारी बॉस यानलिन मिस्टर बाओ शॉमिंग के साथ बहुत अच्छी हैं। ये सच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाओ युनशुएन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मान लिया कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन भले ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फिर भी यहाँ एक इंसान की जान गई है। मुझे बताओ कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की कीमत कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगी या तुम, बॉस यानलिन? सोंग याओजी का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में कड़वाहट आ गई। क्या बॉस यानलिन की गलती थी? बेशक उनकी गलती थी। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्हें इटो चैंग से मिलने नहीं जाना चाहिए था। बाओ युनशुएन अपनी डेस्क से बाहर आई और यानलिन के पास आकर खड़ी हो गई। बॉस यानलिन, चाहे आपने ये जानबूझकर किया हो या अनजाने में, लेकिन आपकी और आपके पीछे खड़े उस आदमी की वजह से बाओ शॉमिंग ने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है। अब आप चाहे जो भी कर लें, वो इस जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं कर सकता। यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर में वो कुछ नहीं बोली और बस पलटकर वहां से जाने लगी। सोंग याओजी ने ये देखा तो उसने एक बार बाओ युनशुएन की तरफ देखा और फिर वो भी पलटकर पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलने वाले थे, बाओ युनशुएन की आवाज फिर से गूंजी, बॉस यानलिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाती। उसने जो खोया है उसकी भरपाई तुम कभी नहीं कर सकती। सोंग याओजी को लग रहा था जैसे बाओ युनशुएन का एक एक शब्द किसी चाकू की तरह सीधा दिल में चुभ रहा हो। उसने अपने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सोंग याओजी ये देखकर बहुत हैरान रह गई। बाओ कंपनी से निकलने के बाद असिस्टेंट सोंग याओजी ने पीछे बैठी यानलिन की तरफ देखा। बॉस यानलिन, अब हमें कहाँ जाना है? यानलिन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, कंपनी चलो। सोंग याओजी ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या हम मिस्टर बाओ शॉमिंग को नहीं ढूंढेंगे? यानलिन ने अपनी आंखें बंद की। ग्रैंडमा लियू ने उसकी मदद की है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ। बाओ फैमिली यही है, वो कभी न कभी तो वापस आएगा। मैं नहीं मान सकती कि वो अपनी पूरी जिंदगी छुप कर निकाल देगा और कभी वापस नहीं आएगा। सोंग याओजी के पास अचानक कुछ कहने को नहीं बचा। इस तरह आंखें बंद करके इंतजार करने से क्या सच में मिस्टर बाओ शॉमिंग का दिल बदल जाएगा? उसे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है। कंपनी लौटने के बाद टैंग क्यूंग सबसे पहले भागकर उनके पास आई। उसने दोनों के चेहरे के भाव देखने की भी परवाह नहीं की। बॉस यानलिन, बाओ शॉमिंग आज काम पर क्यों नहीं आया? मैं उसे कॉल कर रही हूँ पर उसकी कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रही। उसे क्या हुआ है? यानलिन ने अपनी लाल और उदास आंखों से उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद से वो यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? टैंग क्यूंग के चेहरे पर कंफ्यूजन था। सोंग याओजी ने टैंग क्यूंग की तरह देखा और उसे लगातार आंखों से इशारे करने लगी। तब जाके टैंग क्यूंग को रियलाइज हुआ कि माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने यनलिन की तरफ देखा और जब उसने देखा कि यनलिन का चेहरा बहुत डरावना लग रहा है तो उसकी और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यनलिन ने अपनी नजरें हटा ली और पलटकर अपने ऑफिस में चली गई। फिर टैंग क्विंग सोंग याओजी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? सोंग याओजी ने उसकी तरफ देखा। उसे अचानक समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे बताए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे बात को घुमाने और छुपाने की कोशिश की।
कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर अपना काम करो। अरे कुछ तो बताओ। सॉन्ग याओजी तुरंत भागकर अपने ऑफिस में छुप गई। टैंग क्विंग एकदम कंफ्यूज होकर दोनों ऑफिस के दरवाजों को देखने लगी। आखिर चक्कर क्या है? टैंग क्विंग पूरी बात का पता लगाना चाहती थी, इसलिए शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद उसने सीधा सॉन्ग याओजी को ऑफिस में घेर लिया। असिस्टेंट सॉन्ग, आखिर बात क्या है? सॉन्ग याओजी ने लाचारी से उसकी तरफ देखा। तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो? तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? क्या लेना देना? मैं और बाओ शॉमिंग दोस्त हैं। सॉन्ग याओजी उसे देखकर कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। आखिर में उसे शॉर्ट में सारी बात बतानी ही पड़ी। टैंग क्विंग अचानक चेयर से खड़ी हो गई। उसने गुस्से में सॉन्ग याओजी को घूरा। तो इसका मतलब तुम हॉस्पिटल में मुझे बेवकूफ बना रही थी? तुम सब आपस में मिले हुए हो? सॉन्ग याओजी का सर दर्द से फटने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, सेक्रेटरी टैंग, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेन पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है? कौन सा मेन पॉइंट? मेन पॉइंट ये है कि ग्रैंडपा बाओ गुजर गए हैं, ये मेन पॉइंट है ना? सॉन्ग याओजी ने बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, ये बॉस यनलिन के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। बहाने हैं, सब बहाने हैं। अगर तुम्हारी वो पुरानी वाली बात सच होती कि बॉस यनलिन का सच में उस ईटो चन के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो वो किसी और आदमी के लिए अपने पति को छोड़कर क्यों भागती? सॉन्ग याओजी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक उसे भी समझ नहीं आया कि वो इसे कैसे एक्सप्लेन करे। एक गलत कदम और सब कुछ गलत होता चला गया। आखिर में गलती तो हुई ही थी। सॉन्ग याओजी को इस बार बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो वो किसी भी कीमत पर बॉस यनलिन को विदेश जाने से रोक लेती। टैंग क्विंग ने दांत पीसे, यही होना चाहिए था उनके साथ। अगर मैं होती तो मैं एक दिन भी बॉस यनलिन के साथ नहीं बिताती। मैं पक्का उन्हें डिवोर्स दे देती और फिर जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखती। ये कहते हुए टैंग क्विंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये औरतें कभी अच्छी नहीं होती, सब धोखेबाज होती हैं। इतना कहकर वो गुस्से में पलटी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने बाहर यनलिन को खड़ा पाया। यनलिन में उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, हो गया तुम्हारा? टैंग क्विंग को होश आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही वो पीठ पीछे बाओ शॉमिंग की तरफदारी कर सकती थी और गालियां भी दे सकती थी, लेकिन यनलिन के सामने आते ही उसकी हवा टाइट हो जाती थी। हाँ, हो गया। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन सिकोड़कर दरवाजे से चिपकी और तुरंत खिसककर अपनी सीट पर जा बैठी। टैंग क्विंग अपना सर झुकाए बैठी रही। जब वो दोनों वहां से चले गए तब उसने अपना सर उठाया। उसने जोर से अपना माउस पटका। कैसे लोग हैं यार। टैंग क्विंग ने अपना फोन निकाला और उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। 1 घंटे बाद बाओ कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ग्रैंडपा बाओ का कल बीमारी के चलते निधन हो गया है। और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की, जो मेरे और यानलिन की डिवोर्स के बारे में थी। दूर विदेश में इटो चैंग ने जब ये खबर देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। डिवोर्स? उन लोगों ने सच में डिवोर्स ले लिया और वो बुढ़ा भी मर गया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शाओशवांग, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। शाओशवांग ने हल्की सी सांस रोकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इटो चैंग, क्योंकि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है तो चलो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलती हूँ। इटो चैंग ने अपनी भौएं उठाई। उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। ठीक है, चलो, आज तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं सब दिलाऊंगा। थैंक यू इटो चैंग। शाओशवांग ने इटो चैंग को कोई गाना गुनगुनाते हुए कमरे में जाते देखा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा। सामने से रिप्लाई आने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सॉरी इटो चैंग, तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आधे घंटे बाद वो दोनों पास के एक मॉल में पहुंचे। शाओशवांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अचानक पूछा, इटो चैंग, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को ले आऊं? इतना कहकर शाओशवांग तेज कदमों से कॉफी लेने भाग गई। 10 मिनट बाद जब शाओशवांग 2 कॉफी लेकर लौटी तो उसने देखा कि इटो चैंग को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वो जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने घबराते हुए अपना थूक निगला। जब एम्बुलेंस उन्हें वहां से ले गई तब शाओशवांग ने सॉन्ग याओजी को कॉल किया। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग, मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि इटो चैंग के दाएं पैर की हड्डी पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। अब शायद उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी पड़ेगी। फोन की उस पार सॉन्ग याओजी कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी रिलैक्स मत होना, तुम्हें अभी एक और काम करना है। शाओशवांग को अच्छे से पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो उसे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही था। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग, आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्द उस राज का पता लगा लूंगी जो इटो चैंग ने अपने दिल में छुपा रखा है। सॉन्ग याओजी ने कॉल कट की और पीछे बैठी इंसान की तरफ देखा। बॉस यानलिन, काम हो गया है। यानलिन ने हाँ में जवाब दिया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बस आंखें बंद किए सीट पर आराम करती रही। रात को ओल्ड मैंशन वापस लौटने पर पिता ल्यू चैंग ने यानलिन को देखते ही उस पर उंगली उठाई और गालियां देनी शुरू कर दी। तुम किस मुंह से यहाँ वापस आई हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? यानलिन ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखें उदास और गहरी थीं। ग्रैंडमा कहाँ है? ग्रैंडमा 2nd फ्लोर पर हैं, खुद जाकर देख लो।
यानलिन ने सिर उठाकर सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगीं। ग्रैंडमा ने उसे एक नजर देखा और फिर स्टडी रूम की तरफ चल दी। वो दोनों बिना कुछ बोले स्टडी रूम में दाखिल हुई। ग्रैंडमा ने बैठते ही अपनी पोती की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? यानलिन अपनी गहरी नजरों से ग्रैंडमा को देख रही थी और अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गईं। ग्रैंडमा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे उससे कुछ बातें कहनी है। क्या आप मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देंगी? मैं उससे नहीं मिलूंगी। ग्रैंडमा ने अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर फेरा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचा भी दूं तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सुनेगा? यानलिन, क्या तुम जानती हो कि उसे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? तो क्या तुम उसे जाने देने के लिए तैयार हो? यानलिन को मेरी दूसरी बहन बाओ यून स्वैन द्वारा भेजे गए डिवोर्स पेपर्स की याद आ गई। उसने कहा था कि उसने ऐसे 10 सेट्स तैयार रखे हैं और वो उन्हें तब तक भेजती रहेगी जब तक यानलिन साइन नहीं कर देती। यानलिन ने अपना सिर ग्रैंडमा के घुटनों में छुपा लिया। ग्रैंडमा यानलिन के सिर पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और लाचारी में अपना सिर हिलाया। वो साफ देख पा रही थी कि बाओ शोमिंग उस लड़के ने अपना फैसला कर लिया है और वो अब कभी वापस मुड़कर नहीं देखेगा। किस्मत ने भी फैसला सुना दिया है कि तुम्हारा और बाओ शोमिंग का साथ बस यहीं तक था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। यानलिन खुद पर ही हंसी। ग्रैंडमा, मैं साइन करूंगी। लियू हस्बैंड और वाइफ नीचे बैठे लगातार ऊपर की तरफ देख रहे थे। ऊपर, तुम्हें क्या लगता है मॉम और वो लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? मैडम लियू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। लगभग आधे घंटे बाद यानलिन ऊपर से नीचे आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन कोई भी साफ देख सकता था कि उसकी आंखें गहरी लाल थीं। मैडम लियू भी काफी इमोशनल हो गई थीं। वो उठी और उसके पास गईं। तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा? यानलिन ने अपनी मां के चिंता भरे चेहरे को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाई और ना ही उन्हें तसल्ली देने के लिए कुछ बोल पाई। मैंने साइन कर दिए हैं, अब मैं उसकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। मैडम लियू एकदम सन्न रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उन्हें अपने शब्द वापस निकलने पड़े। आखिर में उन्होंने बस इतना कहा, अगर दो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। यानलिन ने चुपचाप अपनी मां को देखा। मॉम, अब पूरी दुनिया में मुझे उसके जैसा सही इंसान कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चली गई। अलविदा।